गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। वंस अगेन आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग करंट अफेयर और स्टैटिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, इस वीडियो का मकसद सीखना, सिखाना, आगे बढ़ना। चलिए 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 चलिए। अगला सेक्शन इन्वायरमेंट से है। इन्वायरमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना है। With reference to the evolution of living organism on Earth, which of the following is correct sequence of evolution? विकास के चरण में सबसे पहले कौन आए और उसके बाद कौन कौन आए, एक सीक्वेंस बताइए। तो देखिए, सबसे पहले तो सिंपल सा कोरल, उसके बाद फिर स्पाइडर, फिर स्नेक और हॉर्सेस। तो हॉर्स तो सबसे पीछे ही होगा। तो सबसे पहले कोरल सबसे छोटे होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर फर्स्ट इवॉल्व ऑन सी एंड देन मूव टू लैंड। पहले तो समुद्र से जीवन प्रारंभ हुआ और फिर जाके आगे चलकर भूमि पर सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि ब्लू अलगी, बैक्टीरिया, ये पहले आए। और उसके बाद फिर कोरल का, फिर स्पाइडर का, फिर आगे चल के कॉम्प्लेक्स एनिमल जैसे कि जानवर में स्नेक्स, हॉर्सेस, सो ऑन। लाइकन विच आर केपेबल ऑफ इनिशिएटिंग ecological succession even on bare rock are actually a symbiotic association। सीधा सीधा प्रश्न ये है कि लाइकन का किसके साथ symbiotic रिलेशनशिप होता है, symbiotic। तो इसका आंसर तो आपको पता होगा, डी इज द राइट आंसर। लाइकन इज ए symbiotic एसोसिएशन ऑफ algae एंड फंगी के साथ। algae प्रोवाइड्स फूड टू फंगस। algae जो है वो फंगस को भोजन प्रदान कर देता है। एंड देन इट टर्न्स फंगस प्रोवाइड शेल्टर, और फंगस जो है अलगी को एक तरह से शेल्टर प्रदान कर देता है एंड न्यूट्रिएंट्स भी देता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब बायोटिक पोटेंशियल? बायोटिक पोटेंशियल का क्या अर्थ है? इसका सीधा सा मतलब है मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अंडर द ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल कंडीशन। maximum reproductive capacity of an organism under optimum environment condition. Biotic potential, the maximum reproductive capacity of an organism under optimum environmental condition. When ocean temperatures get too hot, corals often experience coral bleaching. What does this mean? क्या है इसका मतलब? सीधा सा मतलब है इसका कि symbiotic nature of relationship between certain plants and animals breaks down। आपने अक्सर ये सुना होगा, कोरल्स आर इन फैक्ट एनिमल्स जो कि साइम्बोसिस रिलेशनशिप में रहते हैं अलगी के साथ। कोरल्स एंड अलगी प्रोवाइड सर्विस फॉर ईच अदर्स। दोनों एक दूसरे को सहयोगी करते हैं, सहयोगी है। कोरल और अलगी प्रोवाइड सर्विस फॉर ईच अदर्स विद दी अलगी प्रोवाइडिंग अप टू 90% ऑफ द कोरल एनिमल्स फूड। अलगी जो है वो कोरल को मतलब 90% तक क्या करता है, फूड देता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। व्हेन ओशियन टेम्परेचर गेट टू हॉट, दिस जो साइम्बोसिस रिलेशनशिप है वो टूट जाता है। द अलगी इज लॉस्ट फ्रॉम द कोरल, और अलगी का कोरल से अलगाव हो जाता है। और इसको कोरल ब्लीचिंग भी कहते हैं, क्योंकि कोरल जो है सफ़ेद हो जाता है क्योंकि उसको भोजन तो मिलता नहीं है। When the coral bleaches, it is not dead। ये dead नहीं है। Coral can survive a bleaching event, but they are under more stress and are subject to mortality। मतलब अभी मरा नहीं है लेकिन मरने बनने की अवस्था में पहुंच जाता है। A large tree set a small plant। एक बड़ा सा वृक्ष एक छोटे से पौधे को छाया प्रदान करता है। रिट्रेडिंग द ग्रोथ ऑफ द स्मॉल प्लांट, लेकिन उसके कारण छोटे पौधे का विकास नहीं होता है। द स्मॉल प्लांट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द लास्ट ट्री, और लास्ट छोटा ट्री बड़े पेड़ को प्रभावित
प्रभावित भी नहीं करता, मतलब एक का नुकसान दूसरे को कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीधा सीधा बोलते हैं इसको अमेनलिज्म। अमेनलिज्म, ठीक है। न्यूट्रल तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, कंपटीशन तो नहीं बोल सकते हैं, कॉमनलिज्म भी नहीं बोल सकते। अमेनलिज्म, वन स्पीसीज जिसको नुकसान पहुंचता है और दूसरा तो अनअफेक्टेड रहता है। जैसा कि आपको एग्जांपल में बताया गया कि बड़ा ट्री के नीचे छोटा ट्री का कोई नुकसान, तो उसका कोई विकास ही नहीं होता है, बड़ा ट्री पर कोई इसका प्रभाव ही नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन कॉमनलिज्म में क्या होता है, देखिए, एक स्पीसीज का बेनिफिट होता है, दूसरा अनअफेक्टेड रहता है। एक को फायदा होता है, दूसरा को नुकसान नहीं होता है, बल्कि अनअफेक्टेड रहता है। जैसे कि काव का जो डंक होता है, उससे उसको भोजन मिलता है, शेल्टर मिलता है, तो डंक बीटल्स को, जो बीटल होते हैं उसको भोजन भी मिल गया, शेल्टर भी मिल गया। लेकिन इससे क्या गैया को कोई प्रभावित हुआ? क्या बीटल का कोई इफेक्ट है गाय पर? बीटल्स हैव नो इफेक्ट ऑन काव, बीटल का काव पर कोई भूमिका नहीं है। कंपटीशन में तो दोनों को नुकसान होगा, क्योंकि अगर मानते दो स्पीशीज एक ही भूमि पर हैं और एक ही भोजन के लिए दौड़ते हैं, तो दोनों को कुछ खास भोजन नहीं मिलेगा, दोनों को शेयर करना पड़ेगा और दोनों का पेट नहीं भरेगा। तो कह सकते हैं कि दोनों के विकास, दोनों के आगे बढ़ने में थोड़ा सा रुकावट हो जाएगा। जैसे एक ही घर में अगर दो बच्चे जुड़वा पैदा हो गए, तो निश्चित रूप से माँ को नुकसान तो होगा ही, और उसके कारण दोनों बच्चों को भी नुकसान होगा, क्योंकि दोनों बच्चों में कंपटीशन होगा अधिक से अधिक माँ का मतलब दूध पीने के लिए, और उसमें देखिए कोई ना कोई बच्चा पिछड़ जाएगा किसी न किसी मामले में, क्योंकि माँ दोनों बच्चों को केयर नहीं कर पाएगी उतना बराबर बराबर। वही है हाल पर दुनिया का। न्यूट्रलिज्म में देयर इज नो नेट बेनिफिट और हार्म ईदर स्पीसीज, में किसी को नुकसान नहीं होता, दोनों न्यूट्रल रहते हैं। परहैप्स इन सम इंटर-स्पेसिफिक इंटरेक्शन द कॉस्ट एंड बेनिफिट एक्सपीरियंस बाय ईच पार्टनर आर द एग्जैक्टली सेम, मतलब कॉस्ट बेनिफिट अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो लाभ हानि दोनों का बराबर रहता है। तो इट इज़ नॉट क्लियर हाउ ऑफन इट दिस हैपन, प्रकृति में ये कैसे होता है इसको समझना बहुत मुश्किल है। न्यूट्रलिज्म इज ऑल्सो समटाइम्स डिस्क्राइब एज द relationship between the two species inhabiting the same space and using the same resources but that have no effect on each others, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना, ठीक है, दोनों स्पीसीज जो है ना, मतलब एक तरह से दोनों समान विकास कर लेते हैं शायद। न्यूट्रलिज्म बहुत मुश्किल है, प्रकृति में न्यूट्रलिज्म होना उतना आसान बात थोड़ा है, लेकिन होता है। बेस्ट डिफाइंड बायोस्फीयर का क्या मतलब? बायोस्फीयर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ मतलब नैरो जोन है, जहाँ लैंड, वाटर और एयर तीनों आपस में मिल जाते हैं। एक सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ विच वी लिव कॉल्ड, जहाँ हम लोग रहते हैं उसको लिथोस्फीयर। गैसेस लेयर अराउंड द अर्थ, एटमॉस्फेयर, जहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कवर ए वेरी बिग एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर comprises water in all its form, ice, water vapor. Biosphere is a narrow zone when we find, जहाँ हम लोग को तीनों चीज मिल जाए, जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर टुगेदर विथ contain all form of life. With the reference to the nitrogen cycle, biological oxidation of ammonia to nitrite takes place in which of the following process? नाइट्रोजन साइकिल तो जानते ही हैं आप, बहुत हल्का क्वेश्चन, डीनाइट्रीफाइंग के नाइट्रिफिकेशन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ना है, यस। नाइट्रोजन साइकिल कंटेन्स सेवरल स्टेज, इसमें नाइट्रोजन साइकिल में क्या क्या होता है? एक तो नाइट्रिफिकेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, एमोनिफिकेशन होता है, फिर डीनाइट्रिफिकेशन होता है। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन का मतलब है, नाइट्रिफिकेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ अमोनिया या अमोनियम टू नाइट्राइट। सबसे पहले अमोनिया को NH3 को अमोनियम नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसका फिर से और ऑक्सीडेशन होता है तो नाइट्राइट में या नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट NO3 में। या फिर नाइट्रिफिकेशन इज एन एरोबिक प्रोसेस है, परफॉर्म बाय स्मॉल ग्रुप्स और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और आर्किया, ठीक है। अब एसिमिलेशन क्या है? देखिए, नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन वेरियस फॉर्म्स सच एज, नाइट्रोजन तो कि डायरेक्ट नहीं लिया जाएगा ना, तो वो अलग अलग कंपाउंड में है, चाहे नाइट्रेट में हो सकता है, नाइट्राइट में हो सकता है, अमोनियम हो सकता है, अमोनियम में हो सकता है, और टेकन अप, इसको सोइल के द्वारा ले लिया जाता है बाय प्लांट विच आर देन यूज इन फॉर्मेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड प्रोटीन्स। और ये जो है ना आगे चल के एनिमल्स के शरीर में या पेड़ पौधे के फलों व फूलों या फिर उसके पत्तों में स्टोर हो जाता है, ठीक है, प्रोटीन के रूप में। अमोनिफिकेशन, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब ये मर जाते हैं तो एनिमल इमिट्स वेस्ट,
या फिर जब पशु लोग हकता है तो नाइट्रोजन जो है, जो कि एक ऑर्गेनिक मैटर है, वो री इंटर करता है, ठीक है, इनटू द सोइल, वो फिर से सोइल में आ जाता है, वेयर इट इज ब्रोकन डाउन बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको डिकम्पोजर बोलते हैं। दिस डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस, उससे फिर अमोनिया निकलता है, देन इट इज अवेलेबल फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस, और ये फिर से शुरुआत हो जाता है। तो डीनाइट्रिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन मैक्स इट्स बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रोजन को फिर से वायुमंडल में वापस लौटा देना, in which nitrite is converted back to the nitrogenous gas। इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पूछा जा रहा है, इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आप बताइएगा। Ecological succession is generally characterized by increased productivity, decreased niche development, increased complexity of food webs। Select the correct answer। तो बी इसका सही जवाब है, 1 और 3। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब है प्रोसेस है, द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी इवॉल्व्स ओवर द टाइम। किस प्रकार से बायोलॉजिकल कम्युनिटी का विकास होता है एक निश्चित समय अवधि में, वो एक प्रोसेस को दिखाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। द टाइम स्केल कैन बी डिकेड्स, एग्जाम्पल आफ्टर ए वाइल्ड फायर, और इवन मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकता है आफ्टर ए मास एक्सटिंक्शन। कम्युनिटी बिगिंस विथ रिलेटिवली फ्यू पॉइनरिंग प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे से, छोटे छोटे कलमों से स्टार्ट होता है, एंड एनिमल्स एंड डेवलप्स थ्रू द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी until it's becomes stable or perpetuating self perpetuating as a climax community। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सक्सेशन, एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। प्राइमरी सक्सेशन अकर्स इन एसेंशली लाइफलेस एरिया, मतलब इससे पहले कहीं जीवन जो संभव ना था वहां से अगर शुरुआत हो। रीजन इन विच द सोइल इज इनकेपेबल ऑफ सस्टेनिंग लाइफ एज अ रिजल्ट ऑफ सच फैक्टर्स, जैसे लावा फ्लो, न्यूली फॉर्म्ड सैंड ड्यून्स, रॉक लेफ्ट एट ए रिट्रीटिंग ग्लेशियर। अगर मानते हैं आर्कटिक सी पिघल जाए, या आर्कटिक का जो मैदान है या अंटार्कटिका का मैदान पिघल जाएगा और पूरा पूरा रॉक नया आएगा, तो वो क्या है, प्राइमरी सक्सेशन है। उसमें जीवन अगर संभव होगा, फिर उससे पेड़ पौधे निकलेंगे, फिर विशाल कंडीशन क्रिएट होगा। जबकि सक्सेशन सेकेंडरी अगर होगा ना, तो ऐसा एरिया में होगा जो पहले से मतलब एग्जिस्ट था, लेकिन किसी कारण बस वो हट गया, जंगल में आग लग गई, उसके थोड़े समय के बाद फिर से पेड़ पौधे उगने लगे। तो इट इज टिपिकली ए स्मॉलर स्केल डिस्टर्बेंसेस दैट डू नॉट एलिमिनेट ऑल लाइफ एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ओके, इंक्रीज नीके डेवलपमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। जो नीके का डेवलपमेंट होता है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन का क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स है। कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट कि विच आर द अबव बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा, ए बायोटिक पूछा नहीं है, बायोटिक पूछा है, तो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है वही होंगे, यार कोई नहीं होंगे, ठीक है। नॉन ग्रीन प्लांट्स, सी इज द राइट आंसर। 2 और 4, 2 और 4 डिकम्पोजर भी आएगा, नॉन, जी हाँ, उसमें भी जीवन होता है। एवरीथिंग दैट सराउंड्स or affect an organism during its lifetime is collectively known as environment, comprises both living, non-living, biotic, abiotic। Environment is not static, but both biotic and abiotic factors are in flux and keep changing continuously। जैसे कि आप देख लीजिए, बायोटिक में ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट, डिकम्पोजर है, पैरासाइट्स है, सेम बायोन्स है, एनिमल्स है, मीन्स है। जबकि ए बायोटिक में एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर, हीट, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैस, विंड, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सोइल, जियोलॉजिकल substratum। With the reference to the ecological balance, considered following। Ecological balance can happen when the diversity of living organism remain relatively stable। इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो तब संभव है जब डाइवर्सिटी जो हो लिविंग ऑर्गेनिज्म में
स्टेबल हो। स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम ऑलवेज इंक्रीज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज। नए स्पीसीज के आने से क्या इकोसिस्टम और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है? तो एक ही सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज इनटू द इकोसिस्टम ऑफन कॉज डिसरप्शन इन द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। नई स्पीसीज के आने से इकोसिस्टम में थोड़ा डिस्टर्ब पैदा हो जाता है। जैसे कि कोई नया एलियन स्पीसीज आ गया, जैसे कि लाइक लेंटाना, a tropical deciduous forest has resulted in the frequent forest fire। लेंटेना के आने से जंगलों में आग लगने की संभावना बढ़ती चली गई। तो ये क्या था? एक नया स्पीशीज के इंट्रोडक्शन से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पैदा हो जाता है, बैलेंस नहीं उत्पन्न होता है। क्वेश्चन की अगली सीरीज में हम पॉलिटी की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर फाइलिंग PIL, जनहित याचिका अगर आपको दायर करना है, द सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्स विच ऑफ द फ्लोइंग जुडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सा जुडिक्शन का इस्तेमाल किया था? अपीलेट, एडवाइजरी, रीट या ओरिजिनल। मतलब आपको अगर फाइलिंग करना है PIL तो सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार का रीट या किस प्रकार का जुडिक्शन का इस्तेमाल करता है? सीधी सी बात है, आप अपील कीजिएगा ना कि रीट कीजिएगा, रीट जुडिक्शन। रीट क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट्स का बात है। In India, the PIL is a product of judicial activism role of the Supreme Court। वास्तव में PIL जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या कह सकते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म के द्वारा पैदा किया गया एक बेहतरीन न्याय को जैसा कि आप जानते हैं कि इट वाज इंट्रोड्यूस इन अर्ली 1980s। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइल्ड before the Supreme Court under Article 32 of the Constitution or before the High Court of the state under the Article 226 226 के तहत हाई कोर्ट में और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप PIL को फाइल कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर देयर रिस्पेक्टिव जुडिक्शन। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग President rules that impose under Article 356 of the Constitution. It cannot be imposed without the written recommendation of the governor of the concerned state. Every proclamation of President rule must be approved by both the houses of the Parliament within a stipulated time, which is the correct। तो बिना रिटर्न रिकमेंडेशन का ऐसा नहीं है कि, तो केवल और केवल दो सही है। Article number 356 empower the president to issue the proclamation if he is satisfied that the situation has arisen in which the government of a state cannot be carried out on accordance with the provisions of the constitution. Notably, the president can either act on report of the governor of the state or otherwise too, even without the governor's report। ये जो proclamation imposing president rule must be approved by both the houses of the parliament within the 2 months from the date of the issue। It approved by both the houses of the parliament। President rule continues for 6 months। Consider the following statement: office of governor of a state is considered as an employment under the central government। The governor is indirectly elected by a specially constituted electoral college, same like president। ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नर का तो नियुक्ति होता ही नहीं है। पहली बात, डायरेक्ट उसको मनोनीत कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है। चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहाँ से हो जाएगा, उन लोगों का थोड़ा है।
Governor is neither directly elected by the people nor indirectly elected by the specially constituted electoral college, as in the case of the with president. ना तो राष्ट्रपति की तरह उसको चुना जाता है और ना ही एमएलए या एमपी की तरह, बल्कि ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील. As you know about that, by the Supreme Court in 1979, the office of governor of a state is not an employment under the central government. सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में एक जजमेंट सुनाया या कहा कि गवर्नर जो है वो केंद्र सरकार का कोई नौकर नहीं है. ठीक है. इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस. संवैधानिक रूप से एक स्वतंत्र बॉडी है ये, एंड नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ और या सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. केंद्र सरकार के हाथों का कोई कठपुतली नहीं है कि जब चाहे नचा ले, जब चाहे दबा दे, जब चाहे उठा दें, जब चाहे फेंक दें, जब चाहे नियुक्ति कर ले. ऐसा कुछ नहीं है. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट्स एड्रेस इन द पार्लियामेंट. जब राष्ट्रपति पार्लियामेंट को संबोधित करते हैं तो उस समय की कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है. इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ द प्रेसिडेंट एड्रेसिंग पार्लियामेंट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990. ये जो प्रेसिडेंट जो संसद को संबोधित करते हैं, यह जो प्रक्रिया है क्या 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है. प्रेसिडेंट्स एड्रेस इज द ओनली ओकेजन इन द ईयर व्हेन द इंटायर पार्लियामेंट कम टुगेदर. केवल प्रेसिडेंट एड्रेस में ही पूरा का पूरा पार्लियामेंट एक साथ बैठता है, ऐसा तो नहीं है. इन द पास्ट देयर आर इंस्टेंसेस वेयर द president's speech is delivered by the vice president discharging the function of the president. ऐसा कभी हो सकता है कि राष्ट्रपति का संबोधन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाए, मतलब राष्ट्रपति नहीं है और संबोधन करना है तो उपराष्ट्रपति कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. ठीक है, अब तक तो शायद नहीं हुआ है. सबसे पहली बात, 2 नंबर तो गलत ही है पूरा. तो बताइए कौन सा इसमें करेक्ट है. चलिए 1 2 3 तीनों के तीनों सही है. इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ प्रेसिडेंट एड्रेसिंग पार्लियामेंट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990. 1919 में ये दिखता है. प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को संबोधित कर रहे हैं, पूरा का पूरा पार्लियामेंट को. ये 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ट्रेस्ट किया जा सकता है. दिस लॉ गेव द गवर्नर जनरल, 1919 का जो है एक्ट, वो गवर्नर जनरल को पावर देता है एड्रेसिंग करने का लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल स्टेट कंबाइनिंग. ओके. द लॉ डिड नॉट हैव ए प्रोविजन फॉर ए जॉइंट एड्रेस, बट द गवर्नर जनरल डिड एड्रेस द असेंबली एंड काउंसिल टुगेदर ऑन मल्टीपल ओकेजन. There was no address by him to Constituent Assembly from 1947 to 1950, and after the Constitution came into the force, President Rajendra Prasad addressed members of Lok Sabha and Rajya Sabha for the first time January 31, 1950. President's address is one of the most solemn occasions in the parliamentary calendar. It is the only occasion in the year when the entire parliament, president, लोक सभा एंड राज्यसभा कम टुगेदर. मतलब ये एकमात्र ऐसा स्थिति है जिसमें दोनों को संबोधित किया जाता है. इन द पास्ट देयर आर इंस्टेंसेस व्हेन प्रेसिडेंट्स स्पीच इज डिलीवर्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. ऐसा कई बार अवसर नहीं हुआ है, मतलब देयर आर इंस्टेंसेस ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट के स्पीच को वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा डिस्चार्ज किया गया है. ठीक है, तो ऐसा इंस्टेंट है, तो वो कौन व्यक्ति है मुझे बताइए, मुझे भी जानकारी मिलना चाहिए. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया.
Public account of India accounts for flows of for those transactions where the union government act as a banker. It includes the state provident funds and the small saving deposit. Expenditures from public account of India require the approval of the parliament. पब्लिक अकाउंट से रुपया निकालने के लिए क्या पार्लियामेंट की अनुमति जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। तीन तो गलत हो गया, तो चलिए बी इज द राइट आंसर। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया अकाउंट्स फॉर flows for those transactions where the government is merely acting as a banker. This fund was constituted under the Article 266 subclause 2 of the Constitution, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग, ये सब पब्लिक अकाउंट के हिस्से हैं। दिस फंड्स डू नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट, सरकार का पैसा नहीं है। दे हैव टू बी पेड बैक at some time to their rightful owners. Because of this nature of the fund, expenditures from it are not required to be approved by the parliament. Consider the following statement regarding department related standing committee DRSCs. Department related standing committee are reconstituted every year by both the presiding officer of parliament in consultation with the respective parties and government. The constitution has made it mandatory for the members to attend the committee meeting since its scrutiny is key legislation. The committee of Lok Sabha are more in number than Rajya Sabha. कौन सा सही है? पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में, डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज, इसमें बी सही है क्योंकि नंबर ऑफ लोकसभा वो तो ज़्यादा ही होगा राज्यसभा से। ओनली 16 मेंबर ऑफ राज्यसभा अटेंडेड ऑल द 360 मीटिंग हेल्ड इन 2020। केवल 16 मेंबरों ने ही अटेंड किया है मीटिंग 2020 में जो हुआ था। 8 committee of Rajya Sabha and 60 of Lok Sabha are recast every year by both the presiding officer of parliament in consultation with the respective parties and the government. Each committee has 10 members of from Rajya Sabha and 21 from Lok Sabha. Article 19 subclause 2 of the Indian Constitution of India imposes restriction-free speech under which of the following situation: interests of sovereignty and integrity of India, for friendly relationship with foreign states, preventing incitement to the commission of offense, सबके सब सही हैं। टेलीग्राफ एक्ट 1985, under this law the government can intercept calls ओनली इन ए सर्टेन सिचुएशन। आपके कॉल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, टेलीग्राफ एक्ट ऐसा कहता है, लेकिन कुछ निश्चित सिचुएशन में ही, ऐसा नहीं कि जब मन तब। इंटरेस्टेड क्या होना चाहिए? एक तो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दूसरा सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ फॉरेन स्टेट्स और पब्लिक ऑर्डर, और प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट
to the commission of an offense. These are the same restrictions imposed on free speech under the Article 19 subclause 2. Consider the following statement. According to the Constitution of India, the governor shall from the time to time summon the house or each house of the legislature of the state to meet at such time and place as he thinks fit. The governor always has to act on aid and advice of the cabinet and cannot decide on his or her one on summoning the house which are the correct दोनों नहीं बल्कि पहला क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसको गवर्नर को मतलब डिस्क्रिप्शन दिया गया है गवर्नर सेल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द हाउस या each house of the legislature of the state to meet at a such time and such place he thinks fit. Articles 174 of the Constitution ऐसा कहता है. The provision also put on governor the responsibility of ensuring that the house is summoned at least once every 6 months. कम से कम हर 6 महीने में एक बार तो हाउस का समन होना बहुत जरूरी है. Although it is the governor's prerogative to summon the house, according to Article 163, the governor is to required to act on aid and advice of the cabinet. So, when the governor summons the house under Article 174, this is not on his or her one will, but on the aid and advice of the cabinet. But there are few instances where the governor can summon the house despite the refusal of cabinet or chief minister who heads the cabinet. When the chief minister appeared to have lost the majority and the legislative members of the house propose a non-confidence motion against the chief minister, then the governor can decide on his or her one summoning the house, but the action of the governor when using his discretionary powers can be challenged in court. Consider the following statement regarding Indian Citizenship Act 1955. According to the Act, any citizen who acquires foreign citizenship cease to be an Indian. The Act specifies the procedure required for termination of Indian citizenship in case of acquisition of foreign citizenship. Some of the provisions of law does not apply when India is at war with any country. Yeah, yeah, दो तीन एक तीन एक तीन. India does not allow dual citizenship. According to Section 9 of the Indian Citizenship Act 1955, any citizen who acquires foreign citizenship ceases to be an Indian citizenship. Any citizen of India who by naturalization, registration, otherwise voluntary acquires has any time between 26 January 1950, the commencement of this act, voluntary acquired the citizenship of another country shall upon such acquisition or as the case may be, such commencement cease to be a citizen of India. The only exceptions when this law does not apply is when the two concerned countries are at war with each other. Neither the Act nor the citizenship rules of 2009
specify any procedure required for termination of citizenship in case of acquisition of foreign citizenship। किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं है। अगर आपने किसी दूसरे देश का नागरिकता लिया तो ऑटोमेटिक आपको अपनी भारत की नागरिकता खो जाएगी। इसके लिए कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं है। लीगल एक्सपर्ट से द लॉ इज क्लियर दैट इंडियन सिटीजनशिप विल सीज टू एग्जिस्ट द मोमेंट वन एक्वायर्स फॉरेन सिटीजनशिप। जिस क्षण आपने दूसरे देश की नागरिकता ली उस क्षण से ही आप भारत के नागरिक नहीं रहे। Consider the following statement regarding the session of Parliament in India. India does not have a fixed parliamentary calendar. The summoning of Parliament is based on the provisions of the Government of India Act 1935. By convention, Parliament meets for 3 sessions in a year. Which of the following is correct? कन्वेंशनली रूप से ये सही है, कोई फिक्स कैलेंडर भी नहीं है। बिल्कुल 2 और 3। India does not have a fixed parliamentary calendar. By convention, Parliament meets for 3 sessions in a year. The summoning of Parliament is specified in Article 85 of the Constitution. Like any other article, it is based on a provision of Government of India Act 1935. इसके तीनों के तीनों सही है। ठीक है, अब बात करेंगे जियोग्राफी की। Fog is a phenomenon of small droplets remaining suspended in the air. Western disturbances along the extreme northern India inhibits the development of fog over the Delhi, Haryana, Punjab belt. Clear sky condition accompanied by calm winds changing during the day allow the fog to persist for a longer than normal duration. पहली बात तो दूसरा बिल्कुल गलत है, तो आपने आंसर 1 और 3 लगा लिया है। Fog is a phenomenon of small droplets that is suspended, that is remaining suspended in air. हवा में तैरते रहने वाले कुछ small droplets जो है ना, उसको fog कहा जाता है। Fog develops normally during the late evening, night or early morning hours of the day, severely affecting visibility. सेवरली नहीं, सीवरली। ठीक है, मतलब गंभीर रूप से विजिबिलिटी को प्रभावित करता है। फॉगी कंडीशन prevail over the plain of the North India during the winter season and can prolong for days and sometimes for even weeks. Fog develops over Delhi, Haryana, Punjab belt due to the passing of an active western disturbance which cause light rain and bring fresh moisture over this region. Clear sky condition accompanied by calm winds during the day allows the fog to persist for a longer than normal duration. Consider the following statement regarding droughts. सूखा के बारे में भारत में क्या है? Drought is the consequence of natural reduction in the amount of precipitation over an extended period of time, usually a season or a more in length. Drought is often associated with high winds, high temperature, high relative humidity. ये तो जस्ट अपोजिट लिख दिया है। Agricultural droughts occur when available soil moisture is inadequate for healthy crop growth and cause extreme stress and with wilting। दो तो काट दीजिए, 1 और 3 सही है। जैसा कि IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, drought is a consequence of natural reduction in the amount of precipitation for a long period of time. Drought is often associated with
Other climatic factors like high winds, temperatures, low relativity, low relative humidity. These factors can aggravate the severity of drought event. As per the annual manual for drought management 2016, drought is declared considering following into two indicative factors. एक तो है extent of rainfall deviation यानी डिप्रिसिएशन हो जाएगा, दूसरा है consequent dry spell. IMD declares a year to be drought year in case the area is affected by moderate and severe drought, either individually or together, and for 20 to 40% of the total area of a country. What are the different types of drought? Meteorological droughts, hydrological droughts, agricultural droughts, socio-economical droughts. Agricultural drought occurs when available soil moisture is inadequate for healthy growth and cause extreme states and wilting. Next is regarding Alaknanda River. Alaknanda rises in the Satopat Satopant Glacier. Alaknanda is met at Devprayag at Dhauli Ganga. Nandakini, Pindar, Mandakini, and Bhagirathi are the tributaries of Alaknanda, which is the correct. अलकनंदा के बारे में आपको जानकारी बता देता हूँ कि अलकनंदा जो है वो सी सही है, एक और तीन. अलकनंदा राइजेस इन सतोपत ग्लेशियर एंड मेट एट विष्णु प्रयाग बाय धौली गंगा. वो विष्णु प्रयाग पर धौली गंगा से जाकर मिलती है. द अलकनंदा इज देन मेट बाय नंदाकिनी एट नंद प्रयाग. फिर अलकनंदा का मिलन नंदाकिनी से होता है नंद प्रयाग में. विष्णु प्रयाग में धौली गंगा से, नंद प्रयाग में नंदाकिनी से, और पिंडार एट कर्ण प्रयाग, और पिंडार से मिलती है कर्ण प्रयाग में. मंदाकिनी से मिलती है रुद्र प्रयाग में, और भगीरथ से मिलती है देव प्रयाग में. thereafter it is called गंगा. जब तक वो भागीरथी से नहीं मिलती है, जब तक अलकनंदा का भागीरथी से मिलन देवप्रयाग में नहीं होता है, तब तक उसको गंगा नहीं कर सकते आप. गंगा तो वो देवप्रयाग में ही कहलाएगी. विच फ्लो टू दी ऋषिकेश एंड हरिद्वार, और वहां से वो ऋषिकेश और हरिद्वार की ओर निकल जाती है. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन. कोयला के बनने का बात कर रहा है. एक सीरीज, एक क्रोनोलॉजिकल कैसे है कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या, कौन सा कोयला बनता है, सबसे अंतिम में क्या बनता है. पहले पीट, फिर बिटू, फिर लिगी, फिर एंथ्रा. एक तीन दो चार. एज द ऑर्गेनिक मटेरियल डाई, जैसे ही पेड़ पौधे जीव जंतु मरते हैं, एंड इट इज डिपोजिटेड इन लेक्स, मटेरियल अंडरग्राउंड बैक्टीरियल. जब वो मटेरियल अंडरगो जो होता है, बैक्टीरियल एंड केमिकल चेंज होता है, रिपीट क्रिएट, उससे पीट का डिपोजिशन होते चला जाता है. लगातार बैक्टीरियल डिपोजिशन होगा. टेम्परेचर, प्रेशर, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से पीट का निर्माण होगा. पीट डिपोजिट करता चला जाएगा, और लगभग 10, 15, 50 साल, 100 साल बाद दिस पीट गेट्स बरीड अंडर मेनी लेयर्स ऑफ सेडिमेंट, और उसके ऊपर लेयर के लेयर जमता चला जाएगा, और प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट इस पे बढ़ता चला जाएगा. धीरे धीरे पीट टर्न इनटू लिग्नाइट, और फिर पीट लिग्नाइट में या ब्राउन कोयला में कन्वर्ट हो जाएगा. देन सब बिटुमिनस कोयला में आएगा, फिर जाके वो बिटुमिनस कोयला में आएगा. देखो, पीट से वो ब्राउन कोयला यानी
लिग्नाइट में, लिग्नाइट से सब बिटुमिनस में, बिटुमिनस से बिटुमिनस कॉइल में, और फाइनली जाके बहुत जब हार्ड हो जाएगा तब बनेगा एंथ्रासाइट कोयला। While coal is being formed and decomposing organic material produces methane gas, the main component of natural gas, along with nitrogen, carbon dioxide, with the pressure of being buried under the sediment, the most of methane stay traps trapped on the surface of the coal। वो तो कोयला के सरफेस पे ही चिपक जाता है बहुत सा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन। अगला क्वेश्चन है, द ओशियन हैज सेवरल माइक्रो न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रेट, सल्फेट, सिलिकेट, मिनरल जैसे कि आयरन, जिंक, ट्रेसेस मेटल जैसे कैडमियम, कॉपर। ट्रेसेस मेटल आर सप्लाइड टू ओशियन भाया, कहाँ से आके ट्रेसेस मेटल आता है रे? कंटिनेंटल रन ऑफ, एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन, हाइड्रोथर्मल एक्टिविटीज, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सही है, 1 2 3 4। प्रेशस मेटल्स जैसे कि कैडमियम है या फिर कॉपर है, वो ओशियन में जाता है भाया कॉन्टिनेंटल रनअप के माध्यम से। नदियाँ, तालाब, पोखर से जो नदियाँ पानी बहाती है उसी से होके बहता है। एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन होता है, हाइड्रोथर्मल activities, continental self interaction, there are essential for ocean, they are essential for ocean productivity।